वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी। आज आप हमारे साथ अब से हिंदी मीडियम में भी तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो पीजीटी की हो, चाहे वो नीट की हो, चाहे 9, 10, 11, 12 की हो। चलिए, सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम खाली अच्छी बुक का मतलब कि जिसका कवर पेज अच्छी हो, नई खाली किताबों को ही पढ़ें। जो किताबें पुरानी हो चुकी हैं, क्या उनमें ज्ञान नहीं है? उनमें भी बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो सफल होने के लिए जो भी आपके पास किताब है, जो चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, उसको अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। सोचिए एक फूल कितना सुंदर होता है, लेकिन ज़रा उसकी इच्छा देखिए। पुष्प की अभिलाषा में हमारे महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, चाह नहीं मेरी सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मेरी बिंध प्यारी को इठलाऊं। तो सोचिए फूल कितना अच्छा होता है, लेकिन उसकी अभिलाषा देखिए, वो कहाँ पर जाना चाहता है। वो ऐसे रास्ते पर जाना चाहता है जिस पर देश के सेवा के लिए वीर जा रहे हों। चाह नहीं मेरी सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। ठीक, तो आइए हम आज के टॉपिक पर आते हैं। तो ये पीजीटी 2021 जो अभी वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए हम पढ़ा रहे हैं संघ प्रोटोजोआ। कौन सा? संघ प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो बाबू संघ प्रोटोजोआ की बात करें अगर हम, तो ये सबसे प्राचीनतम जीव होता है। प्राचीनतम जीव का मतलब जितने भी जीव बने हैं, चाहे वो आपके कॉर्डेट हैं, चाहे हेमी कॉर्डेट हो, चाहे इकोनोडर्मेट हो, वो किससे बने हैं? इसी प्रोटोजोआ से ही माना जाता है ये बने होते हैं। इनमें जो होता है ये परजीविता पोषण होता है। परजीविता का मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रह करके ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, परजीविता पोषण दिखाते हैं। ये एक कोष की यूकैरियोटिक होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोष की होते हैं, और ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब इनके अगर कोशिका के अंदर देखेंगे, इनका जो केंद्रक होता है उसके ऊपर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक झिल्ली अगर पाई गई तो वो यूकैरियोटिक का मेंबर होगा, और केंद्रक झिल्ली अगर नहीं पाई जाएगी तो वो किसका मेंबर होगा बाबू? वो प्रोकैरियोटिक का मेंबर होगा। ठीक, तो अब इसमें जीवों के समान पोषण होता है, यानी कि इसको बोलते हैं होलोजोइक। जैसे हम लोग पोषण करते हैं दूसरे पे डिपेंड रह करके, आलू गोभी टमाटर खा करके, तो उसी तरीके से ये कीड़े मकोड़े को खा करके जिंदा रहते हैं। तो जीवों के समान क्या होता है? पोषण होता है। संकुचन धानी पाई जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनमें बहुत सारे सदस्यों में, मेंबर में संकुचन धानी यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स पाया जाता है, जो कि परासरण को नियंत्रण रखता है। जब ये पानी में होते हैं तो होता क्या है, पानी इनके अंदर जाने लगता है। पानी अंदर जाने से ये कहीं फूल करके फट ना जाए, ठीक है, फट के फ्लावर ना हो जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, तो ये परासरण को नियंत्रण करने के लिए अपने संकुच धानी में क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करके एकदम साइड किनारे पर आकर के वो फट जाते हैं, और नए नए कॉन्ट्रैक्टाइल वेहिकल्स यानी कि संकुच धानी बने रहते हैं। ओके, अब देखिए कह रहा है कि गैसियस एक्सचेंज यानी कि गैसीय विनिमय जो होता है, क्या गैसीय विनिमय होता है, वो साधारण प्रसार के द्वारा होता है। साधारण प्रसार का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये कोई प्रोटोजोआ है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ये बड़े ही आसानी से CO2 को बाहर कर देगा और O2 को बड़े ही आसानी से अंदर ले लेगा डिफ्यूज़न के माध्यम से, यानी जिसको हम लोग साधारण प्रसार कह रहे हैं। अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। देखिए एक चीज़ ये हमेशा याद कर लीजिए, लगभग जितने भी पानी में, क्या हमने बोला, लगभग जितने भी पानी में जीव जंतु पाए जाते हैं उनका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया ही होता है। उनका नाइट्रोजन पदार्थ, अरे भाई जो उत्सर्जी पदार्थ होता है नाइट्रोजन के ही तो होते हैं, चाहे अमोनिया हो, चाहे यूरिक अम्ल हो, चाहे आपका अमोनिया हो, चाहे यूरिया हो, चाहे यूरिक अम्ल हो, तीनों में अमोनिया नाइट्रोजन के क्या होते हैं? नाइट्रोजन के ही तो अपर रूप होते हैं। तो इसमें क्या होता है? अमोनिया पाया जाता है। क्या अमोनिया? अमोनिया का जल्दी से फार्मूला बता दीजिए, NH3 होता है। तो अगर हम इनमें उत्सर्जी पदार्थ देखें तो क्या पाया जाता है? अमोनिया। अगर हम प्रजनन की इसमें बात करें यानी कि रिप्रोडक्शन की बात करें तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से होता है, यानी कि लैंगिक का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक का मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके का होता है। अगर हम लैंगिक प्रजनन में देखें तो ये जो है आपके रिप्रोडक्शन करते हैं युग्मक के द्वारा, यानी कि गैमीट फार्मेशन के द्वारा करते हैं। और हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक की बात करें तो ये मुकुलन के द्वारा करते हैं, यानी कि बडिंग के द्वारा कर सकते हैं, बिखंडी भवन के द्वारा कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन बोलते हैं, बिखंडी भवन या द्विखंडी भवन, ठीक, बीजाणु के द्वारा कर सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक। ये तो संघ प्रोटोजोआ का हमने आपको एक जनरल कैरेक्टर बताया जो कि कॉमन कैरेक्टर होता है, जो सब में पाया जाता है लगभग। अब अगर इसका हम वर्गीकरण और फर्दर करें, किसका, संघ प्रोटोजोआ का, अगर आगे क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमको मिलता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ऐसे प्रोटोजोआ जिनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। क्या होता है, फ्लैजिला। और आपको पता है फ्लैजिला एक ऐसी संरचना होती है जो इनको तैरने में टुक 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 मदद करती है। क्या दिख रहा है ना, कोई ये क्या है, एकदम फील करके पढ़िए मस्त, एकदम 50 दिन में पीजीटी को एकदम फोड़ दीजिए आप, ठीक। 65,000 सैलरी कमाइए आराम से घर बैठे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो होता है, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, ये फ्लैजिला को मूव किया, आगे की तरफ भाग गया। यानी कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ ऐसे ही पता चल गया गतिशील होगा। किसके द्वारा गतिशील होगा, अपने फ्लैजिला के द्वारा। तो इसमें फ्लैजिला जो होते हैं धागेनुमा फ्लैजिला होता है, ओके। धागेनुमा फ्लैजिला होने के साथ साथ इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है उदाहरण। क्या चीज़ है इसका, उदाहरण, जो आपसे बार बार पूछा जाता है। तो अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसमें आता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। क्या, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जिससे होता है स्लीपिंग सिकनेस बीमारी। कौन सी बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा एग्जांपल आता है लीशमैनिया डोनोमनाई, जिससे होता है काला आजार डिजीज। क्या होता है, काला आजार डिजीज होता है। तीसरा होता है ट्राइकोमोनास वैजेनैलिस, जिससे होता है लिकोरिया। ये देखिए ट्राइकोमोनास वैजेनैलिस नाम ही बता रहा है, ठीक, क्या नाम ही बता रहा है कि वजाइनैलिस का मतलब ये वजाइना में पाए जाते होंगे। वजाइना का मतलब योनि में, ठीक। तो जो मादा होती हैं, मनुष्य में जो मादाएं होती हैं, यानी कि जो औरतें होती हैं, उनके ये योनि में पाई जाती है। लीशमैनिया डोनोमनाई ऐसा प्रोटोजोआ, ट्राइकोमोनास वैजेनैलिस एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो इनके योनि में पाई जाती है, जो कि लिकोरिया बीमारी का काज करती है। लिकोरिया को क्या बोलते हैं हिंदी में, श्वेत प्रदर रोग, ठीक है। व्हाइट कलर का क्या निकलता है, फ्लूइड निकलता रहता है, ओके। अब इसके बाद आइए ट्राइकोनिम्फा, दीमक के गले में पाया जाता है। तो ट्राइकोनिम्फा जो होता है, हम आपसे बताएं, जो दीमक होता है आपको भी पता है, जो टर्माइट्स होते हैं वो लकड़ी खाते हैं। क्या, ठीक, जबान फिसली तो तुरंत क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा। तो लड़की नहीं खाते, लकड़ी खाते हैं, ठीक। तो ये क्या होते हैं, लकड़ी खाते हैं। और आपको पता है लकड़ी किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अगर हम लोग लकड़ी खाएंगे तो गले में फंस जाएगा, मर जाएंगे। या अगर मान लीजिए उसका बुरादा भी करके खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, इंटेस्टाइन खराब हो जाएगा, ठीक। तो क्या होता है कि ट्राइकोनिम्फा ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो दीमक के गले में पाया जाता है, ठीक। दीमक के गले में पाए जाने से होता क्या है, जब वो लकड़ी को क्या करता है, कुरेद करके खाता है, तो वहीं पर वो तुरंत सेलुलेज एंजाइम निकालता है। कौन, ट्राइकोनिम्फा। और वहीं पर सेलुलेज एंजाइम के से सेलुलोज को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। इस तरीके से ट्राइकोनिम्फा और दीमक के बीच में क्या होता है, सहभोजिता होता है। सहभोजिता का मतलब दोनों को फायदा होता है, साथ साथ रहते हैं। ये उसके अंदर रहता है, उसको निवास स्थान मिल जाता है, और बदले में दीमक को क्या, लकड़ी को पचाने में मदद भी मिल जाती है, और बदले में खाना भी मिल जाता है। और एक और एग्जाम्पल गाइडिया याद कर लीजिए। गाइडिया को बोला जाता है पूर्वज अमीबा का, एंसेस्टर इसके दादा हैं। अमीबा के दादा कौन है, गाइडिया। तो ये गाइडिया के क्या हैं, पूर्वज हैं। तो ये आपका पहला वर्गीकरण था, कौन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। अब दूसरा वर्गीकरण है सीलिएटेड। अब देखिए सेकेंड नंबर जो होता है सीलिएटेड प्रोटोजोआंस। क्या, फर्स्ट पे हमने आपको क्या बताया, फर्स्ट पे हमने आपको बताया कि फ्लैजिलेटेड, क्या, फ्लैजिलेटेड। दूसरे पर है सीलिएटेड, जिनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया, अच्छा, सीलिया और फ्लैजिला में बस इतना ही अंतर होता है कि फ्लैजिला बड़ा होता है, सीलिया छोटा होता है। अच्छा, फ्लैजिला
यानी कि भागने में मदद करता है, और सीलिया कहीं पर चिपकने में मदद करता है। तो ये सीलिया इनमें पाया जाएगा, ठीक। और इनमें मुख द्वार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुख द्वार, जिसको हम लोग बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं? गलेट। यानी कि माउथ ऐसे होगा और ऐसे ऐसे उसके ऊपर सीलिया होगा, और इसके सीलिया को ऐसे घुमाएगा। क्या? सीलिया को घुमाएगा और उसी से भोजन को इकट्ठा करेगा, ठीक। तो ये मुखद्वार पाया जाता है। अच्छा, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, केंद्रक दो होता है। दो केंद्रक होते हैं, एक लघु वाला होता है, एक दीर्घ वाला होता है। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। जो छोटा, ठीक, वो आपके क्या होता है? लघु होते हैं केंद्रक, और दीर्घ केंद्रक बड़े वाले होते हैं, ठीक। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई तहाँ न करे तलवार, ठीक है। तो छोटी चीज़ों को कभी कम मत समझना चाहिए, ठीक। तो ये लघु केंद्रक देखिए क्या करता है। लघु केंद्रक जो होता है ये इसके लैंगिक जनन में, किसमें? लैंगिक जनन में मदद करता है। और दीर्घ केंद्रक जो होता है उपापचयी क्रियाओं में मदद करता है, ठीक। उपापचयी क्रियाओं का मतलब कब खाना है, कब सोना है, कब उठना है, ठीक, कब चलना है। जितनी भी अपने संबंधित क्रियाएं होती हैं वो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ओके। तो इसको कौन मदद करता है? आपके दीर्घ केंद्रक कंट्रोल करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लघु केंद्रक हो जाता है, क्योंकि ये लैंगिक जनन में मदद करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। कैसे मदद करता है अभी हम आपको आगे बताएंगे। अब इसमें देखिए ट्राइकोसिस्ट संरचना जो होती है सुरक्षा प्रणाली में मदद करती है। इनके अंदर छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनते हैं। छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स का मतलब जैसे ये मान लीजिए कि एक सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, इनके बॉडी सरफेस पर छोटे छोटे क्या बनते हैं? संरचना बनती है। इनको बोलते हैं ट्राइकोसिस्ट। और ये ट्राइकोसिस्ट इनमें एक तरीके से समझ लीजिए क्या जहर भरा होता है। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म आता है ये पुटुक से फूट जाते हैं और इनका जहर बाहर निकल जाता है। तो इनके तरीके से एक तरीके से ये सुरक्षा प्रणाली में मदद करते हैं ट्राइकोसिस्ट, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्राइकोसिस्ट। अब इसमें उदाहरण कौन आता है? वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामीशियम, जो कि हमारे चप्पल की तरह होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्लीपर जंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लीपर जंतु बोलते हैं, ओके। अभी हम लोग इसको पूरा और पैरामीशियम को और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में इसको अमीबा को, पैरामीशियम को, एंटमीबा को, ठीक, ये सब हमको डिटेल में थोड़े से पढ़ने हैं। अब इधर आइए तीसरे नंबर पर कह रहा है कि अमीबॉइड प्रोटोजोआंस। क्या? तो हमने फ्लैजिलेटेड पढ़ लिया, सिलिएटेड पढ़ लिया। अब क्या है? अमीबॉइड प्रोटोजोआंस, अमीबा की तरह जो होते हैं, अमीबा या अमीबा की तरह होते हैं। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल कौन है? अमीबा। और अमीबा कैसा होता है? मुक्त जीवन व्यतीत करता है, यानी कि फ्री लिविंग होता है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी जीव आएंगे जो कि क्या करते हैं? जो दूसरे पर परजीवी होते हैं, यानी कि हमारे शरीर में पाया जाएगा, हमारे शरीर से क्या अवशोषण करेगा, ठीक। हाय दैया, अवशोषण, थोड़ी सी जीभ इधर उधर हुई तो चप्पल पड़ जाएगा, ठीक है। तो अवशोषण चूसक अंग होते हैं। कौन से अंग होते हैं ये? अवशोषण। अमीबॉइड्स प्रोटोजोआ अमीबा होते हैं, मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कूटपाद पाया जाता है बाबू। क्या पाया जाता है? कूटपाद, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और ये कूटपाद अंतः और बाह्य परदव्ययी, ठीक है, अंतः और बाह्य जो आपका प्लाज्म होता है, यानी कि एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म होता है, उसी का मॉडिफिकेशन से बनते हैं, उसी से ये कूटपाद बनते हैं, स्यूडोपोडिया। अब देखिए इनका उत्सर्जी पदार्थ जो होता है उसको बाईयूरेट्स और ट्राईयूरेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईयूरेट्स और ट्राईयूरेट्स बोला जाता है अमीबॉइड प्रोटोजोआ में। समुद्री अमीबा, अच्छा, एक होता है आपका कौन सा अमीबा? ये एक फ्रेश वाटर अमीबा है, स्वच्छ जल में पाए जाने वाला अमीबा है। इसके ऊपर सिलिका तो नहीं होगा, लेकिन ऐसे अमीबा जो आपके कहाँ पे होते हैं? समुद्र में होते हैं, उनमें सिलिका का डिपोजिशन होगा। ये देखिए, ये अमीबा है, इनके ऊपर ढेर सारा क्या होगा? सिलिका, यानी कि बालू डिपोजिट हो जाएगा। तो एक तरीके सिलिका का सेल बन जाएगा, आवरण बन जाता है। और इसमें कुछ परजीवी भी होते हैं, जैसे ये अमीबा मुक्त जीवन व्यतीत करता है। कुछ परजीवी होते हैं जो कि जनरली अंतः परजीवी होते हैं, जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। देखिए जैसे ढील हुआ, ठीक है, ढील बोलते हैं ना, काट रहा है ढील, ठीक है, जू, कीलर, किलन्या, किलनी, ये सब क्या है? बाह्य परजीवी है। जो अंदर होते हैं वो उनको अंतः परजीवी बोला जाता है। तो ये अंतः परजीवी जैसे एंटमीबा हिस्टोलिटिका,
ठीक, ये एंटमीबा है। देखिए दोनों क्या हैं, दोनों भाई हैं, लेकिन एक बहुत बदमाश है, कौन, एंटमीबा। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, अंतः परजीवी है, वहीं उसका बड़ा भाई जो है अमीबा, ये क्या है, मुक्त जीवन व्यतीत करता है। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका हिस्टो किससे संबंधित है, लीवर से, हमारे यकृत से। तो ये हमारे यकृत में के जूस को खाता है और इसमें क्या पाया जाती है, खाद्य धानी यानी कि फूड वैक्यूल्स पाया जाता है। तो ये था आपका अमीबॉयड प्रोटोजोआंस के बारे में था। अब देखिए हम चौथे नंबर पर, ठीक है, चौथे नंबर पर स्पोरोजोआंस की अगर बात करें, किसकी बात करें, स्पोरोजोआंस, ठीक, स्पोरोजोआंस की अगर हम बात करें, स्पोरोजोआंस जो होते हैं इसमें सारे के सारे सभी मेंबर, सभी आने वाले जो इसके मेंबर, सभी सदस्य होते हैं ये परजीवी होते हैं, यानी कि आल पैरासाइट होते हैं। और इनके लोकोमोटरी आर्गन के आधार पर गतिशील अंग के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, गतिशील अंग के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ओके, अब स्पोरोजोआंस में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यानी कि जो उदाहरण होता है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो होता है आपका प्लाज्मोडियम, जिसको हमें थोड़ी सी लाइफ साइकिल भी पढ़नी है। और प्लाज्मोडियम आपको पता है क्या काज करता है, क्या इससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है और मलेरिया, क्या, मल और एरिया, गंदी जगह पर जो पाया जाता है, ठीक। तो इसमें कौन आता है आपका प्लाज्मोडियम, लोकोमोटरी आर्गन पर यानी गतिशील अंग के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। सभी सदस्य कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि प्रोटोजोआ में एक ऐसे क्लास का नाम बताइए, एक ऐसे वर्ग का नाम बताइए जिसके सभी मेंबर, सभी सदस्य जो होते हैं परजीवी होते हैं, तो वो होता है स्पोरोजोआ। क्या, स्पोरोजोआ होता है, ठीक। अब जल्दी जल्दी हम एक एक मेंबर को देख लेते हैं इसके, जो हमको डिटेल में पढ़ना है, सभी एक एक आपके वर्ग से। तो अगर हम एक एक मेंबर को देखें तो सबसे पहले अगर हम जल्दी से आपको बता दें अमीबा के बारे में, किसके बारे में, अमीबा के बारे में। तो ये देखिए है अमीबा, क्या है ये, अमीबा। अब देखिए अमीबा के बारे में नोट करना चालू कर दीजिए पॉइंट। तो अमीबा जो होता है सबसे पहले ये फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, और कहाँ पर पाया जाता है, ये आपके लवणीय वाटर में भी पाया जाता है। तो ये स्वच्छ जल में, स्वच्छ जलीय भी होता है, प्लस साथ में ये समुद्री भी हो सकता है, राइट। और अगर हम बात करें इसमें संकुचन धानी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, संकुचन धानी। और क्या पाया जाता है इसमें, कूटपाद पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक। जिसको इंग्लिश में देखना हो एकदम यही डिक्टो वीडियो, ठीक है, इसका इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक। तो कूटपाद, स्यूडोपोडिया। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट हम आपसे बता दें कि जो लोग हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा नोट्स हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आराम से इसको डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और कोई भी क्वेरी हो, देखिए हमारा मकसद है कि इस पैंडेमिक में, इस महामारी में घर घर तक शिक्षा को पहुंचाना। नौकरी लीजिए, शिक्षा लीजिए, नौकरी लीजिए, हमसे जितना ले सकते हैं ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्ट्रगल को हमने भी देखा है। तो खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो ये कूटपाद, स्यूडोपोडिया। कोई भी क्वेरी हो हमारे नंबर 9473799517, ठीक है। माई सेल्फ, मेरा नाम विपिन कुमार चौरसिया, क्या चीज़, विपिन कुमार चौरसिया, ठीक। कहाँ से भैया, BHU से। मेरा BSc MSc नेट क्वालिफाइड, ठीक। ये सब क्या है मेरा, BHU डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, लाइफ साइंस से BSc, और उसके बाद MSc बॉटनी से 9473799517। तो जल्दी से आइए, कूटपाद, स्यूडोपोडिया, क्या, स्यूडोपोडिया। अच्छा लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्या, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, बड़ा थोड़ा सा ऑड लगता है सब्सक्राइब, लाइक, ठीक है, लेकिन क्या किए,
घर घर पहुंचाने के लिए तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करेंगे तभी तो घर घर चीज़ें पहुंचेंगी, मटेरियल पहुंचेगा। देखिए, स्वच्छ जीव और समुद्री हो गए, संकुचनधानी कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स हो गया, कूटपाद स्यूडोपोडिया पाया जाता है। कूटपाद के द्वारा क्या होता है, इसमें गतिशीलता आती है, यानी कि ये मोशन करते हैं। ठीक है, मोशन का ये मतलब नहीं लूज मोशन कर दिए, अरे मोशन का मतलब चलना, लूज मोशन का मतलब पैंट खराब करना। ओके, यानी कि लूज मोशन का मतलब, लूज मोशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, लूज मोशन को बोलते हैं, लूज मोशन को बोलते हैं आपका डिसेंट्री टाइप का कुछ होता है। तो ये आपका हो गया कूटपाद स्यूडोपोडिया के द्वारा, इसमें गतिशीलता आती है। और अगर हम इसमें प्रजनन की बात देखें, क्या बाबू देखें प्रजनन की बात, तो इसमें द्विखंडी भवन होता है। क्या होता है, द्विखंडी भवन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। ये रहा अमीबा, अमीबा का न्यूक्लियस आगे चल करके ये दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में, आधे आधे में टूट जाएगा, इसी को बोलते हैं द्विखंडी भवन। और आपको अमीबा में हमने पहले ही बता दिया बाईयूरेट्स एंड ट्राईयूरेट्स के बारे में। ट्राईयूरेट्स, अच्छा बाईयूरेट्स और ट्राईयूरेट्स जो होते हैं इसके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, अमोनिया वाले उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, अमोनिया से ही ये बनते हैं, बाईयूरेट्स और ट्राईयूरेट्स। अब अगर हम बात करें अमीबा, तो अमीबा में एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म पाया जाता है, साथ साथ में इसको फूड वैक्यूल्स यानी कि खाद्य धानी भी पाई जाती है। और खाद्य धानी में एंजाइम पाए जाते हैं जो कि इसका फूड के डाइजेशन में यानी कि इसके पाचन में मदद करते हैं। क्योंकि खाद्य धानी में क्या होता है कि इसमें आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो फूड को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है खाद्य धानी में। अच्छा, इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, तो हम आपसे बताएं इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि कोशिका के अंदर इसका क्या होता है, कोशिका के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कोशिका अंतःकोशिकीय, ठीक है, अंतःकोशिकीय पोषण होता है। क्या होता है, अंतःकोशिकीय पोषण होता है। एक सेल है यानी कि कोशिका है, इसके अंदर फूड मटेरियल चला गया, अब यहाँ पर इसका डाइजेशन होगा। लेकिन हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में खाना जो होता है आहार नाल में जाता है, ना कि कोशिका में जाता है। तो आहार नाल में ही क्या होता है, पोषण होता है, उसका पाचन होता है। सॉरी, यहाँ पर पोषण नहीं, यहाँ पर पाचन कर लीजिए, अंतःकोशिकीय पाचन होता है। तो हम लोगों में बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, कोशिका के बाहर पाचन होता है। ठीक है, तो अंतःकोशिकीय पाचन हो गया अमीबा में। और अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में जो स्वच्छ जल वाले हैं उनमें कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स तो पाया जाता है, यानी कि संकुचन धानी तो पाया जाता है। लेकिन जो समुद्र वाले होते हैं उनमें संकुचन धानी नहीं पाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मान लीजिए एक अमीबा था जो कि स्वच्छ जल में था, किस में था, स्वच्छ जल में था, उसको उठा करके लवणीय जल में डाल दिया गया, यानी कि समुद्री जल में डाल दिया गया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई अमीबा था, इसका एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है और इसको लवणीय जल में डाल दिया गया, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है परासरण की, तो धीरे धीरे इसके क्या होंगे, ये ख़त्म होने लगेंगे, यानी कि इसके कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ख़त्म होने लगेंगे या तो बनना ही बंद हो जाएंगे। अब उल्टा सोचिए कि कोई एक लवणीय जल वाला अमीबा था, इसको स्वच्छ जल में रख रहे हैं, तो यहाँ पर इसका परासरण के लिए इसमें ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होगा। तो जैसे इसको स्वच्छ में डालेंगे तो इसमें पानी अंदर आने लगेगा और इसमें क्या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बनने लगेंगे। तो स्वच्छ जल से अगर लवणीय जल में रखेंगे तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स खत्म हो जाएगा, संकुचन धानी खत्म हो जाएगी। और कोई लवणीय जल से उसको स्वच्छ जल में रखा जाएगा तो उसमें संकुचन धानी बनने लगेगी। बस यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और अमीबा आपको पता ही है, ये अपना बेचारा मुक्त जीवन व्यतीत करता है, यानी कि ये फ्री लिविंग होता है। ठीक, फ्री लिविंग होता है। ओके, तो ये था अमीबा। अच्छा, अमीबा के बारे में एक और बात बता दें, 1755 यानी कि 1755 में सर रसेल वॉन रोज़नहाफ ने इसको खोजा था। किसने खोजा था, सर रसेल वॉन रोज़नहाफ ने इसको खोजा था। अमीबा का जो सबसे प्रचलित, सबसे ज़्यादा जाने वाला स्पीसीज है उसको बोलते हैं अमीबा प्रोटियस। क्या बोलते हैं, अमीबा प्रोटियस।
प्रोटियस एक देवता है जो अपने लगातार अपने शेप को बदलते हैं, रूप को बदलते थे, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया अमीबा प्रोटियस, क्योंकि इसका कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता, ये लगातार अपने शेप को चेंज करता रहता। तो ये अमीबा के बारे में था। ठीक, अमीबा के बाद अगर हम पैरामीशियम की बात करें, किसकी बात करें, पैरामीशियम की ज़रा हम बात कर लें। अमीबा के बाद ज़रा पैरामीशियम की बात कर ली जाए तो जो पैरामीशियम होता है इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आपको पता ही होगा, इसमें सीलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सीलिया। ये देखिए इसमें सीलिया पाया जाता है। सीलिया जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, स्लीपर एनिमल भी होता है, स्लीपर जंतु होता है, क्योंकि ये चप्पल की तरह होता है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ये देखिए ऊपर चारों तरफ क्या होगा, इसका सीलिया होगा, छोटा छोटा क्या होगा, ये सीलिया होगा। और ये देखिए यही हम कह रहे हैं, इसका मुख द्वार होता है। मुख द्वार का मतलब ये गलेट होता है। और इसमें फिर से हम आपको बताएं, इसमें केंद्रक 2 होते हैं। केंद्रक कितना होता है, 2। एक दीर्घ वाला होता है और एक कौन होता है, लघु वाला होता है। तो इसका केंद्रक एक बड़ा केंद्रक होगा, ये देखिए, और एक छोटा केंद्रक होगा, ये देखिए। तो ये दीर्घ केंद्रक है, ये छोटा वाला केंद्रक लघु होता है। अभी हमने बताया दीर्घ वाला इसी को कंट्रोल करेगा, खुद की बॉडी को कंट्रोल करेगा, लेकिन ये छोटका जो है, छोटका बहुत क्या है, छोटा है। ये आपके लघु केंद्रक जो होता है वो लैंगिक जनन में मदद करेगा। किसमें, लैंगिक जनन में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा, ज़रा जल्दी से देख लीजिए। ये है, ये देखिए अमीबा है, सॉरी ये पैरामीशियम हमने एक बता दिया। एक पैरामीशियम ये तो बड़ा वाला था, ये छोटा वाला इसका क्या है, केंद्रक है। इसी के जस्ट नीचे जस्ट पास में एक कोई और क्या आ गया, एक कोई और अमीबा आ गई। क्या, अमीबा आ गई। इसका भी एक बड़ा वाला होगा, इसका भी एक छोटा वाला न्यूक्लियस होगा। अब देखिए होता क्या है, ये दोनों सट जाते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। इसका छोटा वाला केंद्रक इसमें चला जाएगा, इसका छोटा वाला केंद्रक इसमें चला जाएगा। यही तो होता है आनुवंशिक पदार्थ जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है, इसी को तो हम लैंगिक जनन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए छोटा वाला न्यूक्लियस इसमें चला है, इसका छोटा इसमें न्यूक्लियस चला गया, इसीलिए हम बोल रहे हैं लघु वाला जो केंद्रक होता है वो लैंगिक जनन में क्या करता है, मदद करता है। ओके, अच्छा, पैरामीशियम के अंदर कुछ छोटे छोटे बॉडी पाए जाते हैं, संरचना पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं पैरामाइलॉन बॉडी। क्या चीज़, पैरामाइलॉन बॉडी, पैरामाइलॉन संरचना। ये पैरामाइलॉन संरचना जो होती है इसके संचित भोज्य पदार्थ होता है। क्या होता है, संचित भोज्य पदार्थ। क्या होता है, संचित भोज्य, इसका संचित भोज्य पदार्थ होता है। ओके, संचित भोज्य पदार्थ, इसमें भी क्या पाया जाता है, खाद्य धानी। क्या पाया जाएगा इसमें, खाद्य धानी, यानी कि इसमें भी फूड वैक्यूल्स। क्या चीज़, इसमें भी बेटा फूड वैक्यूल्स पाया जाएगा, खाद्य धानी इसमें भी पाया जाता है। ये पाया कहाँ पर जाता है, ये जनरली स्वच्छ जल में पाया जाता है। स्वच्छ जल का मतलब ये नहीं होता है आरओ का पानी, स्वच्छ जल का मतलब होता है तालाब, झील, ठीक है, गड्ढा, नाले का पानी को हम क्या बोलते हैं, स्वच्छ जल बोलते हैं। ओके, ठीक। और ट्राइकोसिस्ट हमने बता ही दिया, इसके पास क्या होता है, ट्राइकोसिस्ट होता है, जिसका नाम होता है ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट सुरक्षा प्रणाली में मदद करता है। कौन, ट्राइकोसिस्ट मदद करता है। ठीक, तो ये ट्राइकोसिस्ट जो होता है आपके सुरक्षा प्रणाली में मदद करता है। अच्छा, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम, पैरामीशियम कॉर्डेटम, कॉर्डेटम। ठीक, जिस तरीके से अमीबा में अमीबा प्रोटियस सबसे कॉमन था, इसमें पैरामीशियम कॉर्डेटम सबसे कॉमन होता है। तो ये था पूरा पैरामीशियम के बारे में। ओके, तो ये हो गया पैरामीशियम। तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। जल्दी से अब हम क्या देख लेते हैं, एंट अमीबा के बारे में देख लेते हैं। क्या, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जो आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है, ये आपका अमीबॉयड, अमीबॉयड प्रोटोजोआंस ही होते हैं। क्या होते हैं,
अमीबॉयड प्रोटोजोआन्स ही होते हैं। जो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका होते हैं ये आपके अमीबॉयड प्रोटोजोआन अमीबा में ही आते हैं, लेकिन ये आपके अंतःपरजीवी होता है। क्या होता है ये? अंतःपरजीवी होता है। ठीक, अंतःपरजीवी होता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? यकृत में। देखिए यहाँ पर हिस्टो का मतलब लीवर, लीवर का मतलब यकृत हिंदी में बोलते हैं। यकृत और हमारे आंत में पाया जा सकता है। आंत के कोलॉन में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? कोलॉन में पाया जाएगा। और एक बीमारी काज करता है। बीमारी इससे होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, डिसेंट्री, ठीक, जिसको बोलते हैं अमीबी पेचिस। क्या बोलते हैं? अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। क्यों अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे म्यूकस को खाता है। क्या? हमारे म्यूकस को खाता है। यानी कि ये म्यूकस को खाता है और यही म्यूकस लिबलिबा जो होता है ये हमारे मल के साथ बाहर आता है। कभी कभी इतना म्यूकस खा लेता है कि खून भी आने लगता है। यानी कि अंतःरुधिर स्राव, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लगता है कभी कभी। ओके। और एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की हम बताएं तो ऑक्टा न्यूक्लिएटेड, यानी कि ऑक्टा, ठीक है, जो आपका 1 2 3 4 के बाद 8 वाला न्यूक्लियस बनेगा, वही इसका इन्फेक्टेड स्टेज होता है। इन्फेक्टेड का मतलब वही हमको क्या करता है? बीमारी काज करवाता है। ऑक्टा न्यूक्लिएटेड अष्टक केंद्रक कह लीजिए, ये हमको क्या करता है? रोगजनक करवाता है। क्या करवाता है ये बाबू? हमको रोगजनक करवाता है। ऑक्टा न्यूक्लिएटेड कंडीशन इसका। ठीक। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है? ये आपके हमने बता ही दिया, परजीवी होता है, अमीबॉयड प्रोटोजोआन होता है। अच्छा, एक बात और, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका में कभी भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको परासरण दाब से बचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था आपका एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, जिससे खाली आप एक चीज़ याद रखिएगा, इससे अमीबिक डिसेंट्री होता है, ये यकृत कोलन में पाया जाता है और अंतःपरजीवी होता है। बहुत मन करेगा तो ये ऑक्टा न्यूक्लिएटेड याद रख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो ये था आपका एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। अगर अब एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के हम आगे की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट का मतलब हम कहाँ पर चल रहे हैं? हम चल रहे हैं प्लाज्मोडियम की तरफ। किसकी? प्लाज्मोडियम की तरफ अगर हम बढ़ें, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग? प्लाज्मोडियम की तरफ बढ़ें। तो प्लाज्मोडियम में देखिए, ये प्लाज्मोडियम की टोटल कितनी? 4 स्पीसीज पाई जाती है। 4 स्पीसीज पाई जाती है। कौन कौन? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, थोड़ा हिंदी में नहीं लिख पाएंगे, वाइवेक्स थोड़ा टेढ़ा नाम है। प्लाज्मोडियम, पी से प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और क्या? प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये आपके 4 स्पीसीज पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम के। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। सबसे इसमें जो घातक, चारों के चारे मलेरिया का आस करते हैं। क्या? इनसे मलेरिया होता है। ठीक है, ओके। चारों के चारों मलेरिया होता है, लेकिन जो सबसे घातक मलेरिया होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डबल स्टार इस पर लगाएंगे, डबल टिक लगाओ। ठीक है, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम से मस्तिष्क बुखार आता है, इसीलिए ये घातक हो जाता है, यानी कि मस्तिष्क ज्वर आता है, मस्तिष्क वाला मलेरिया हो जाता है। ठीक। अच्छा, प्लाज्मोडियम जो होता है वो आपका डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब होता है उसका अपना जीवन चक्र के लिए 2 अलग अलग जीव की आवश्यकता होगी, 2 अलग अलग जीव चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइजेनेटिक, जिसका एक ही में ख़त्म हो जाता है। यानी कि जैसे एंटअमीबा हिस्टोलिटिका हमारे ह्यूमन के अंदर ही उसकी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो मोनो का मतलब एक, तो मोनोजेनेटिक है, और इसको 2 अलग अलग जीव चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइजेनेटिक। तो अब कहोगे सर तो अलग अलग जीव बताइए कौन होते हैं? तो अलग अलग जीव होते हैं, वो होता है मनुष्य, सबसे पहला इसका होस्ट, यानी कि जिस पर ये अटैक करता है मनुष्य। उसके बाद मनुष्य से किस में चला जाता है? मादा एनोफ्लीज
मादा एनोफ्लीज मच्छर, मच्छर नहीं मच्छरनी, क्योंकि ये मादा है, ठीक। तो मनुष्य और मादा एनोफ्लीज, मनुष्य प्राइमरी होस्ट होता है, प्राथमिक होता है, और द्वितीयक या आपके इंटरमीडिएट कौन होती है? मादा एनोफ्लीज मच्छर होती है। अब देखिए मादा एनोफ्लीज, अब मनुष्य में क्या चीज़, अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में ये अलैंगिक जनन करता है। क्या करता है? ये अलैंगिक जनन करता है, ठीक। लेकिन मनुष्य से जैसे ही ये मादा एनोफ्लीज में चली जाएगी या चला जाएगा कौन? प्लाज्मोडियम, वहाँ पर यहाँ वो लैंगिक जनन करेगा। क्या करेगा? लैंगिक जनन करेगा, ठीक। तो मनुष्य में अलैंगिक जनन, मादा एनोफ्लीज में मनुष्य में अलैंगिक जनन और मादा एनोफ्लीज में लैंगिक जनन करेगा, ओके। अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें और तो प्लाज्मोडियम जो होता है आपका, प्लाज्मोडियम का कभी सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ मत चाहिए, लेकिन इसको याद करिएगा, प्लाज्मोडियम का वो कौन सा बीजाणु है, यानी कि कौन सा स्पोर है जो मनुष्य को इन्फेक्ट करता है, मनुष्य में रोग आकाश करता है, तो उसका नाम होता स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट, क्या? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट जो बीजाणु होते हैं वो रोगजनक होते हैं। किसमें? मनुष्य के लिए रोगजनक होते हैं। तो कहेंगे सर प्लाज्मोडियम का क्या इसमें मादा एनोफ्लीज में कुछ नहीं करता बुखार उखार? तो इस पर भगवान ने ऐसी व्यवस्था ही बनाई है मादा एनोफ्लीज के अंदर, इस पर कोई इफेक्ट, इसका कोई प्रभाव प्लाज्मोडियम का नहीं पड़ता। खाली प्लाज्मोडियम का किस पर प्रभाव पड़ता? मनुष्य में बुखार मलेरिया होता है। तो स्पोरोजोइट बीजाणु जो होते हैं यही रोग काज करते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं, ओके। अच्छा, ये स्पोरोजोइट पाया कहाँ जाता है? तो हम आपको बताएं, स्पोरोजोइट जो होता है, स्पोरोजोइट लार ग्रंथियों, ठीक है, लार ग्रंथियों में, हाय दैया जबान न फिसले जुबान न फिसले हिंदी पढ़ाते पढ़ाते। तो स्पोरोजोइट के लार ग्रंथियों में जो है ये पाया जाता है। कौन? स्पोरोजोइट जो होता है लार ग्रंथियों में पाया जाता है, मच्छर के, किसके? मच्छरनी के लार ग्रंथियों में पाया जाता है। और ये लार ग्रंथियों से अच्छा आता कैसे है ह्यूमन बॉडी में? तो ये लार ग्रंथियों से, लार ग्रंथि में एक पाया जाता है आपके एनोफेलिन। क्या पाया जाता है? एनोफेलिन। एनोफेलिन नामक पदार्थ होता है। क्या होता है? एनोफेलिन नामक पदार्थ होता है जो कि खून को जमने नहीं देता, एंटीकागुलेंट का काम करता है। किसका काम करता है? एंटीकागुलेंट, खून को जमने नहीं देता है। तो उसी के द्वारा हमारी ये बॉडी में आ जाता है। जैसे ही मच्छर ने काटा, मच्छरनी ने काटा, वैसे ही वो लार हमारे अंदर डाल देती है। लार डालने के बाद क्या होता है? एनोफेलिन भी चला जाता है। एनोफेलिन के साथ साथ स्पोरोजोइट भी हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही स्पोरोफाइट हमारे स्पोरोजोइट हमारे अंदर पहुंचते हैं, वो तुरंत हमारे यकृत में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? हमारे यकृत में चले जाते हैं। यकृत में जाने के बाद वो हमारे किस में चले जाएंगे? हमारे लाल रुधिर कणिकाएं, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाओं में चले जाएंगे। वहाँ पर खूब लाल रुधिर कणिकाओं को खाएंगे और लाल रुधिर कणिकाओं को खाने के बाद, लाल रुधिर कणिकाओं को खाने के बाद अपना नंबर खूब बढ़ा लेंगे और लाल रुधिर कणिकाओं का जितना मटेरियल है सब एक तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो लगेगा आरबीसी जो हमारी है वो अंगूठी की तरह हो गई। किसकी? रिंग की तरह हो गई। तो इसको बोलते हैं रिंग सिग्नेट स्टेज। कौन सा स्टेज? रिंग सिग्नेट स्टेज। कौन सा? रिंग सिग्नेट स्टेज। इसके बाद जो होता है ये अमीबा की तरह बन जाता है, इसको बोलते हैं अमीबोइड स्टेज। तो रिंग आपसे पूछा जाता है, रिंग सिग्नेट स्टेज, रिंग सिग्नेट अवस्था या अमीबा वाली अवस्था मच्छर में पाया जाता है कि मनुष्य में पाया जाता है? तो मनुष्य में पाया जाता है। और मनुष्य में भी कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है कि आरबीसी में? तो ये आरबीसी में पाया जाता है, ठीक। तो ये पूरा था आपका प्लाज्मोडियम के बारे में। बाकी हमने पूरा A to Z आपको स्टडी मटेरियल दे रखा है हिंदी इंग्लिश में, वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9473799517 क्या
व्हाट्सअप नंबर या कॉल कर लीजिए 9473799517। ठीक, इस पर कॉल कर लीजिए। जितनी भी क्वेरीज़ हैं हम आपको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हर घर तक शिक्षा को पहुंचाना, क्योंकि शिक्षा पर सबका समान अधिकार है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। ठीक, ताकि कोई बच्चा ये ना कह पाए हम सुविधा के अभाव में पढ़ नहीं पाए। ठीक, तो जितना आपको डाउट हो अपना क्लियर कर लीजिए, आगे बढ़िए, जॉब लीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे।